हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज दोस्तों मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहां से जाकर आप होम पेज पर ही फ्री पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन पा जाएंगे, और यहीं पर आपको फ्री क्विज भी सॉल्व करने का ऑप्शन मिलेगा। इसका आप फायदा उठाइए। बिल्कुल फ्री में आपको क्विजेज और पीडीएफ मिल जाएंगी पिछले कई महीनों की। इसके अलावा दोस्तों आप लोग के लिए एक खास फेस्टिवल ऑफर शुरू किया गया है, जिसके तहत 70% का ऑफर दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी वीडियो कोर्सेज पर। अगर आप कोई सभी वीडियो कोर्स लेते हो तो आपको उस पर 70% का डिस्काउंट मिलने वाला है, और इसके लिए कूपन कोड में आपको एंटर करना है आजादी। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को चेक करें। अब बात करेंगे कल के दिन के क्वेश्चंस की। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन, जिससे आपको याद रहे कल वाली चीजें भी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ यानी कि कहें फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। मध्य प्रदेश में बन रहा है। बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया, साक्षी मलिक जैसे कई सितारों ने गोल्ड जीत लिया है। और कॉमनवेल्थ में अगर आज की स्थिति में बताऊं दोस्तों, भारत के 17 गोल्ड हो चुके हैं। आज यानी 8 अगस्त को दोस्तों कॉमनवेल्थ का समापन भी हो रहा है, तो आज इस पर एक वीडियो भी मैं लेकर के आऊंगा। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया गया। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए इंद्रजीत कौमुत्रा। और उत्तराखंड में भारत और अमेरिका के बीच में मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास आयोजित होगा। युद्ध अभ्यास 2022 आयोजित होगा। क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक का आयोजन भारत करेगा। भारत दिसंबर 2022 में ही अस्थायी सदस्य पद से चला जाएगा, यानी दो वर्ष के लिए मिलता है मौका, तो 2 वर्ष के लिए भारत को मिला था मौका। इस बार भारत इसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। साउथ कोरिया ने दानूरी नाम से अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा करी है। स्पेस एक्स की मदद से ये लॉन्च करेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। अब आईओसीएल का जो भी पेट्रोलियम उत्पाद होगा, जो अगर त्रिपुरा भेजना होगा, तो असम से लेकर के ये मेघालय से बांग्लादेश होते हुए तब त्रिपुरा पहुंचा देंगे। ओके। पंचामृत योजना शुरू करी है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, और पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न प्रदान किया जाएगा। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल के दिन के। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं दोस्तों जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ ये एनडीए पार्टी से थे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी से थे, और इनके विपक्ष में मार्गरेट अल्वा खड़ी थी यूपीए पार्टी से। ठीक है, तो इन दोनों पार्टियों के बीच में ये हुआ। और जगदीप धनखड़ जो कि दोस्तों पूर्व गवर्नर रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के, इन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। उपराष्ट्रपति अब बन गए हैं 14वें नंबर के। किसके बाद बने हैं? एम वेंकैया नायडू जी के बाद बने हैं। तो ये अपना शपथ ग्रहण करेंगे 24 तारीख को। 725 वोट पड़े थे टोटल, और 725 में 528 वोट अकेले ये पाए धनखड़ जी। पिछली 6 बार के अगर देखा जाए तो इतने ज्यादा मार्जिन से कोई उपराष्ट्रपति नहीं जीता था। 15 वोट हालांकि अमान्य भी कर दिए गए थे। तो 11 अगस्त को ये शपथ अपना ग्रहण करेंगे। अच्छा, अब ये उपराष्ट्रपति हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। पदेन सभापति बोले तो कि बाय डिफॉल्ट वो सभापति बन जाएगा जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा। ओके। जगदीप धनखड़ जी के बारे में अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। 9वीं लोकसभा के लिए राजस्थान के झुंझुनू से 1989 में पहली बार ये सांसद बने थे। ये इनका बैकग्राउंड वकालत से है, बहुत ही फेमस वकील थे, और राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर वकीलों में जाने जाते थे। बार काउंसिल का भी चुनाव जीत चुके हैं, बहुत ही फेमस वकील रह चुके हैं। ओके, तो अब ये हैं उपराष्ट्रपति, 14वें उपराष्ट्रपति। भारत की राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, चलिए फिर से क्विकली रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख नियुक्तियों की। ये चीजें मैं इसलिए रोज बताता हूं क्योंकि नियुक्तियां जल्दी लोगों को याद नहीं होती, तो नियुक्तियां याद करवा रहा हूं। रिसेंट की जो हुई होती हैं उसको याद करवाते हैं। इंद्रजीत कौमुत्रा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। श्वेता सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक पद पर बनी है। रंजीत रथ ओआईएल कंपनी के सीएमडी बने हैं। सुरेश एन पटेल ये सीवीसी नियुक्त किए गए हैं, ये आप याद रखिएगा, अभी आगे काम आएगा।
अगस्त तावनोकुआ में भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक चुने गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए हैं संजय अरोड़ा। बाकी चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों इंडिया ने बांग्लादेश को हरा करके एक बार फिर से जीत लिया है सैफ अंडर-20 का फुटबॉल चैंपियनशिप। यहां पर आप देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, इंडिया बीट बांग्लादेश 5-2 से हराया है बांग्लादेश को सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का। ये फुटबॉल से रिलेटेड टाइटल होता है दोस्तों, और इसको आयोजित किया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में। वहां पर कलिंगा स्टेडियम जो है बहुत ही फेमस स्टेडियम है, वहीं पर आयोजित किया गया था। तो भारत ने लगातार दूसरी बार ये चैंपियनशिप जीती हुई है। सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ओके, वैसे फुटबॉल से याद आया, फुटबॉल में एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा होता है? डूरंड कप होता है। क्या होता है? डूरंड कप होता है। और डूरंड कप किसने जीता? गोवा FC ने जीता है। इस बार गोवा FC ने जीता है। क्लियर है? अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का फैसला लिया है? ये बहुत बड़ा डिसीजन है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने 13 जिलों में प्रत्येक जिलों में घोषणा करी है कि एक एक गांव ऐसा होगा जो संस्कृत भाषी गांव होगा, यानी कि उस गांव में पूरी की पूरी जो भी भाषा यूज की जाएगी वो संस्कृत यूज की जाएगी पूरी तरीके से। और इसके लिए ट्रेंड किए गए जो अधिकारी हैं वो भेजे जाएंगे वहां पर, वो लोगों को ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, और ऐसा एक एक गांव हर एक जिले में चुना जाएगा। 13 जिले हैं उत्तराखंड में, सभी 13 जिलों में एक एक ऐसे गांव चुने जाएंगे। तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा करी है, जो कि हैं धन सिंह रावत जी। तो ये बहुत ही यूनिक योजना है, संस्कृत ग्राम योजना समझ लो, एक प्रकार से संस्कृत ग्राम विकसित किए जाएंगे हर एक जिलों में। दूसरी आधिकारिक भाषा दोस्तों संस्कृत है वहां की, उत्तराखंड की पहली आधिकारिक भाषा है हिंदी और दूसरी संस्कृत है। उत्तराखंड अगर आप देखना चाहोगे इंडिया के मैप में तो यहाँ पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी होती है, विंटर कैपिटल है देहरादून, और गैरसैंण होती है यहाँ की समर कैपिटल। पुष्कर धामी बीजेपी पार्टी से CM है, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी यहाँ के गवर्नर हैं। बिपिन सांग यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं। जितने भी ताल पढ़ते हैं वो सब ताल यहीं पर हैं, 3 ताल को छोड़ करके। कौन कौन ताल? भोज ताल, इसके अलावा चंद्र ताल, सूरज ताल, ये 3 ताल छोड़ करके बाकी सभी ताल वाली झीलें कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क यहीं पर है। माना नीति लिपुलेख दर्रा है। छपेली छोलिया हारुल ये लोक नृत्य मनाया जाता है, बहुत ही फेमस लोक नृत्य। विधानसभा की सीटें हैं 70, 5 लोकसभा में और 3 राज्यसभा में सीटें यहाँ से जाती हैं। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना की महिला पायलट ने कहां पर अपना सर्विलांस मिशन पूरा करके इतिहास रचा? तो भारतीय नौसेना की महिला पायलटों ने दोस्तों अरब सागर में अपना सर्विलांस मिशन पूरा किया है। एक्चुअली में दोस्तों भारत की महिलाओं की ऑल फीमेल क्रू मेंबर्स की एक मिशन दिया गया था, और सर्विलांस मिशन को इसने पूरा कर लिया है इन लोगों ने। ऑल विमेन क्रू मेंबर था ये, एयर क्रू मेंबर, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। यानी इंडियन नेवी में भी अब विमेन्स की सहभागिता बहुत ही तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। पोरबंदर गुजरात में यहाँ पर INS 314 नेवल स्क्वाड्रन की 5 महिलाएं थी, जिन्होंने मैरीटाइम रिकॉग्निशंस एंड सर्विलांस मिशन पूरा कर लिया है। ओके, अगर इंडियन नेवी की बात करें तो एडमिरल R हरि कुमार जी यहाँ के अध्यक्ष हैं इंडियन नेवी के। अगला, हाल ही में किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? विजिलेंस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो विजिलेंस कमिश्नर दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा ये विजिलेंस कमिश्नर होंगे यानी VC होंगे, तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन होंगे, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, तब आप बताएंगे सुरेश N पटेल, ये CVC होंगे। ठीक है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और इनके अंडर में 2 होते हैं विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, तो एक होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, उसके नीचे सतर्कता आयुक्त उसकी हेल्प के लिए, जैसे कि होता है दोस्तों चुनाव आयोग में एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 उसके चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है ना, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है। तो अभी हाल ही में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार जी को इनको विजिलेंस कमिश्नर की शपथ दिलाई गई, इनको नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, तो 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं और एक होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्लियर?
और इनके बारे में डिटेल्स लिखी गई है। इसको वीडियो पॉज करके आप पढ़ भी सकते हो, उतना ज़्यादा हालांकि इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको केवल सीवीसी आप याद रखना है और 2 वीसी के नाम याद रखने हैं। अगला है, हाल ही में सेबी ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया? तो सेबी ने दोस्तों अभी हाल ही में 15 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है, समिति का गठन किया है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। सेबी तो आपको पता होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, और ये एक प्रकार से समझ लो कि ये देखती है कि कितना कितना कुछ चल रहा है शेयर मार्केट में, क्या कुछ चल रहा है, मतलब उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी है, अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उस पर एक्शन लेती है ये, ठीक है। जो भी चीजें होती है उसके लिए ये होता है, शेयर मार्केट हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, स्टॉक मार्केट हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, इन सबसे रिलेटेड चीजों पर। ओके, तो यहाँ पर इसने एक 15 मेंबर्स की कमेटी को डिसाइड किया है, बनाया हुआ है, जिससे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। और इसके अलावा जो पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे केवी सुब्रमण्यम जी, इनको अपॉइंट किया है इस कमेटी का अध्यक्ष, इस कमेटी का चेयरमैन इनको अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। यही सारी चीजें यहाँ भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होगा, जिसे एफपीआई के नाम से जाना जाता है, यही का एक कमेटी होगा, इसी के एडवाइजर की कमेटी, इसी वजह से इसे एफएसी कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा एफएसी, ठीक है। तो एफएसी जो होगा यानी कि एफपीआई एडवाइजरी कमेटी जो होगी, ये फॉरेन बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, आरबीआई का रिप्रेजेंटेशन करने वाले 14 अन्य सदस्य इसमें शामिल किया गया है इस एडवाइजरी कमेटी में। क्लियर है? तो अब ये क्या करेगा, निवेश और संचालन से संबंधित मुद्दों पर सलाह देगा, एडवाइजरी देगा। इसके अलावा भारत में एफपीआई द्वारा व्यापार करने को कैसे आसान किया जा सकता है, इसको भी बताएगा। सेबी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेबी मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1988 में स्थापित हुआ था। हालांकि ये पावर में आया था 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के बाद। माधवीपुरी बुच ये पहली महिला इसकी अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष है, तो ये भी पूछा जाएगा क्योंकि पहली महिला लग गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो ये एक दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी मैं कहूंगा, मैं इसे वो नहीं कहूंगा, मतलब भारतीय विमेन टीम थोड़ा सा निराश नजर आ रही थी क्योंकि बहुत ही क्लोज जाकर के हारी, लेकिन अब मैं यही कहूंगा कि पहली बार आप कॉमनवेल्थ में गए, कॉमनवेल्थ में पहली बार आयोजन होता है और उसमें आप फाइनल तक पहुंचे और फाइनल जाकर के हारते हैं, तो कोई ये हार नहीं कहा जाएगा। और ये एक अच्छी बात है कि जो भी इस टाइप के गेम्स होते हैं उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को मेडल मिलते ही मिलते हैं। तो गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीता, सिल्वर मेडल दोस्तों जीता है भारतीय टीम ने। भारतीय टीम 9 रनों से मैच हार गई। यहाँ पर देख पाएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मैच था, भारत की कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी, ऑस्ट्रेलियाई टीम दोस्तों जीत गई और बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में फाइनल खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने 161 रन बनाए थे, 162 का लक्ष्य था, 152 रन ही भारतीय टीम बना सकी और 9 रनों से हार गई और सिल्वर से संतोष करना पड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सिल्वर भी कम नहीं है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो पहली बार शामिल किया गया था कॉमनवेल्थ गेम में, आप याद रखिएगा। आज कॉमनवेल्थ का समापन है और आज इस पर मैं आपको वीडियो दूंगा, ओके। और कॉमनवेल्थ इतिहास वाली वीडियो तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला देखते हैं, अमेरिका ने अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को मारने के लिए कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया? तो अमेरिका ने दोस्तों अभी रिसेंटली आपने न्यूज पढ़ा होगा कि अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया, जो कि ओसामा बिन लादेन का उत्तराधिकारी था, उसका साथी हुआ करता था और 9/11 जो हुआ था, अटैक हुआ था अमेरिका में, उसमें मास्टरमाइंड यही था। तो अल जवाहिरी अब मारा गया है, इसके लिए अमेरिका ने अपना एक खास मिसाइल यूज किया है, हेलफायर R9X। हेलफायर R9X दोस्तों एक ब्लेड मिसाइल है, मतलब ये ऐसी मिसाइल होती है जो आवाज नहीं करती, मतलब धमाका नहीं करती, सीधे जाएगी, मारेगी और टारगेटेड पर्सन को मारती है, जिससे आसपास के किसी मेंबर को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, इसे मारे जाने की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी एक आदत थी और उसी आदत की वजह से ये मारा गया। आदत थी कि ये बालकनी में घूमता था और काफी देर तक घूमा करता था, और जब अमेरिका वाले रेकी किए, काफी दिनों से, कई महीनों से रेकी कर रहे थे, और उसके बाद जब इसकी आदत को नोटिस किए ये कितने बजे निकलता है, क्या निकलता है, तो ये बालकनी पर निकला ही था और वहीं पर इन्होंने अटैक कर दिया और वहीं पर ये मारा गया और बाकी किसी भी मेंबर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। देखिए, इस मिसाइल की खास बात यह है कि एक तो ये ब्लेड से होती है, इसमें 6 बड़े बड़े ब्लेड होते हैं
और वो ब्लेड ऐसे होते हैं, आवाज तो नहीं करते हैं, लेकिन समझ लो अगर सामने दीवार भी पड़ गई ना तो दीवार को भी फाड़ करके पार कर जाते हैं। ठीक है, मतलब आवाज नहीं करेंगे लेकिन दीवार भी फोड़ करके वो अंदर जा करके अटैक कर सकते हैं, छत वगैरह भी वो तोड़ देते हैं। इसी वजह से इसे फ्लाइंग जिंसू या निंजा बम कहा जाता है। इसको जनरल एटॉमिक्स के द्वारा बनाया गया है। MQ-9 रीपर ड्रोन के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया और अमेरिका ने आखिरकार ऐमान अल जवाहिरी को मार करके 9/11 का बदला ले लिया। ओसामा बिन लादेन 2011 में ही मारा गया था। अच्छा, कहाँ पर ये मारा गया ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काबुल में मारा गया। ठीक है, और जबकि 2011 में वो एबटाबाद में मारा गया था ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तान में। यहाँ पर अफगानिस्तान में मारा गया, काबुल में। ओके, तो हेलफायर 9X मिसाइल है, याद रखिएगा। अच्छा टॉपिक था, इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए थी, चलिए कोई बात नहीं। अगला है अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो बन गए दोस्तों रूपल चौधरी। रूपल चौधरी एक ही इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप चल रहा है और उसमें इन्होंने 2 मेडल जीते हुए हैं। एक तो सिल्वर जीता इन्होंने और एक ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, आप कॉमनवेल्थ की छाया में कहीं इसे ना भूल जाओ, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये भी अब समापन हो गया है। तो रूपल चौधरी जो है ये रिले रेस में सिल्वर मेडल जीती। ठीक है, रिले रेस में 4x400 में। इसके अलावा महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल भी ये जीती। ठीक है, तो 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया था, कोलंबिया में आयोजन हुआ था अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का। तो ये आप याद रखेंगे, आयोजन पूछा जा सकता है। भारत ने कुल 3 मेडल जीते हैं, 25वें स्थान पर खत्म किया। 25वें स्थान पर कोलंबिया भी हालांकि साथ में रहा। यहाँ पर मेडल टेबल भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पर रहा 7 गोल्ड के साथ, और वहीं 25वें स्थान पर इंडिया रहा। इंडिया और कोलंबिया दोनों ही 25वें स्थान पर रहे। दोनों के मेडल समान थे, कोलंबिया भी 0 गोल्ड, भारत भी 0 गोल्ड, 2-2 सिल्वर मेडल दोनों के और 1-1 ब्रॉन्ज मेडल दोनों के। यानी कि कुल मिलाकर कहें भारत ने 3 मेडल के साथ ये समापन किया अपना ये इवेंट। अगला, हाल ही में किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो कौन कर सकता है? चाइना ही कर सकता है। चाइना इस समय लगा हुआ है ताइवान के पीछे। अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास इसने चाइना ने ताइवान के पास किया हुआ है। और मतलब समझ लो कि एक प्रकार से सेम वही पैटर्न जो पैटर्न रसिया कर रहा था यूक्रेन के अटैक के समय, सेम वैसे ही पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है चाइना भी। ये भी वहां पर आसपास जा करके सैन्य अभ्यास कर रहा है। अभी लोग सैन्य अभ्यास कहते हैं कि हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, धीरे धीरे वहां पर अपना मिलिट्री इक्विपमेंट और सारा कुछ अपना बढ़ाते जाते हैं। जब एक टाइम पर बहुत ज़्यादा वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है सारा इनका इक्विपमेंट, फिर अटैक कर देते हैं। ऐसे ही रसिया ने किया था। रसिया बेलारूस में जाकर के सैन्य अभ्यास कर रहा था और धीरे धीरे पूरा सब इकट्ठा करता चला जा रहा था। दुनिया भर के खुफिया एजेंसियां लोगों को सतर्क कर रही थी, बता रही थी कि ये अटैक कर रहा है। लोग मान नहीं रहे थे, रसिया भी मान नहीं रहा था। रसिया कह रहा है हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, और लास्ट में जाकर के वही किया जो चाहता था। सेम ऐसी स्थिति चाइना और ताइवान के बीच में चल रही है इस टाइम पर। अब ताइवान देखो क्या करता है। फिलहाल अगर आप जानना चाहते हैं कि चाइना और ताइवान का युद्ध कब से चलता आ रहा है, इतना इसका पुराना इतिहास रहा है, चाइना का क्या इतिहास रहा है, चाइना कैसे बना, ये सब अगर चीज़ें आप जानना चाहते हो तो आपके लिए एक वीडियो मैंने अभी बना करके दी हुई है। यहाँ पर मैं कार्ड भी छोड़ दूंगा, आप उस पर क्लिक करके जा करके देख सकते हो। ये सब मामला शुरू हुआ नैन्सी पेलोसी की वजह से, यही जो है ये आग में घी का काम की, और फिर तब से ये शुरू हो गया है। ये सारी चीजें आपको समझाई गई है। फिलहाल ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट वाले करंट अफेयर आप तक पहुंचते रहें। 20 मिनट में आप बहुत ही शानदार करंट अफेयर पढ़ते रहें। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, जीआई टैग प्राप्त मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो ये दोस्तों बिहार से है। भारतीय रेलवे ने हाइपरलूप लॉन्च करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ जिन लोगों ने आंसर किया था उन लोगों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। वो टॉप 10 पर्सन जिन्होंने डिटेल के साथ आंसर किया था, आप भी इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। उनमें है नेहा गुप्ता, निखिल मद्देसिया, महेंद्र हेम्ब्रोम, प्रवीण त्रिपाठी, रविकांत कुमार, रविशंकर, आयरस वालिया, शुभम यादव, राजन तिवारी, राधेश्याम कुशवाहा और सोरनेश्वर कुमार। इतने लोगों ने कल की वीडियो में डिटेल के साथ आंसर किया और सबसे पहले आंसर किया। आप भी कोशिश किया करो सबसे पहले आंसर करने की और डिटेल के साथ आंसर करने की। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के क्वेश्चन की। आज आपके लिए क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना पर कौन सा दिवस मनाया जाता है?
ये सब आप बता सकते हो। इसके अलावा और भी जो ऑर्गेनाइजेशन आप लिंक कर पाओ उसके बारे में बता देना। किस नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है, ये भी आपको बताना है आज। डिटेल में लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखने की और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहले लिखने की। वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। एमजेटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिससे आप क्विज और ई बुक इसकी प्राप्त कर सको, पीडीएफ प्राप्त कर सको। ई बुक और दोस्तों आप ले सकते हो वीडियो कोर्सेज हमारे ऐप पर ही जाकर के। वीडियो कोर्सेज पर खास डिस्काउंट चल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए और क्विजेस के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।